तो इस कहानी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, जहां हमने देखा था कि एरिस और रीचल के मोहब्बत की कहानी एक विंडो से शुरू होकर एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां पर वो दो जिस्म एक जान बन चुके थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ गलत फहमियों की वजह से का हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ रहा था। योशी के मरने के बाद एरिस रीचल से गुस्सा होकर स्कॉटलैंड वापस चला गया था और उसने सोच लिया था अब वो रीचल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखेगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। रीचल अब ग्रेगरी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। उनकी नजदीकियों में कोई फासला नहीं था। रीचल और एरिस भले ही दूसरे से दूर हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा था। ग्रेगरी रीचल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि रीचल एक पब्लिशर से मिलने आई है, क्योंकि योशी ने अपनी मौत से पहले रीचल का नॉवेल पब्लिशर को भेज दिया था। अब वो नॉवेल पब्लिश होने के लिए तैयार था। पब्लिशर रीचल से कहती है कि बुक्स प्रिंटिंग हो चुकी हैं, तो हम इसे इंटरनेशनल बुक डे पर लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम्हें इसका अगला पार्ट लिखना शुरू कर देना चाहिए। और हमारी कंपनी 31st नाइट को न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ सब लोग होंगे, इसलिए एरिस को साथ जरूर लाना। और नोवेल का कैरेक्टर सामने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह सुनकर वो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि दोनों को अलग हुए कई दिन बीत चुके हैं। रीचल अपना नोवेल अपने सबसे प्यारे दोस्त योशी को डेडिकेट करती है। अब उसके दोस्त ये देखते हैं, अब उनकी आंखों में नमी और होठों पर खुशी होती है। सब मिलकर उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद घर आकर रीचल अपने लैपटॉप के सामने बैठती है, नोवेल के अगले पार्ट को लिखना शुरू करती है। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। उसके दिल और दिमाग के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही थी। अभी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, तो विंडो से देखने पर वहाँ एरिस खड़ा था। बहुत दिनों के बाद क्रिसमस की हॉलिडे पर घर वापस आया था और रीचल से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अब उनके बीच वैसा कनेक्शन नहीं था। वो कहता है योशी के साथ जो हुआ, जो उसके लिए बहुत अफसोस है। रीचल उन बातों का जवाब ना देते हुए भी हॉलिडेज कहकर विंडो बंद कर देती है। एरिस की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। रीचल की खामोशी उसे सता रही थी। फिर शाम को जब रीचल ग्रेगरी के साथ क्रिसमस की शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसकी नजर एरिस और उसकी गर्लफ्रेंड वेरा पर पड़ती है। देखकर ग्रेगरी कहता है चलो उनके साथ जाकर बात करते हैं, लेकिन रीचल मना करने लगती है। फिर ग्रेगरी जिद करके उनके साथ मिलता है। तो जैसे अजनबियों की तरह मिलते हैं, तो वेरा मुस्कुराकर रीचल से कहती है कि अब मैं एरिस के घर पर ही रह रही हूँ। हम जल्दी स्कॉटलैंड जाकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। यह सुनकर रीचल शांत रहने की कोशिश करती है। फिर वहाँ से निकलते वक्त वो बार बार मुड़कर एरिस को देख रही होती है, ऐसे कोई बात उसे सता रही हो। क्रिसमस के मौके पर सभी बहुत खुश थे। वहाँ एरिस का घर अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। आर्टिमस और क्लोडिया का रिश्ता भी ठीक हो चुका था और उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। वहीं रीचल को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस क्रिसमस को अपने बॉयफ्रेंड रोबर्टो के साथ उसी के घर में सेलिब्रेट करने वाली है। तो ये बात उसे जरा भी पसंद नहीं आती। अब रात में सबके सो जाने के बाद रीचल दोबारा लिखने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका दिल एरिस की खामोशी में उलझ चुका था। तो खुद को रोक नहीं पाती और एरिस को एक मैसेज कर देती है। एरिस भी मैसेज का रिप्लाई करता है। तो फिर दोनों विंडो से झांक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के बीच जैसे जज्बातों का सैलाब बह रहा था, लेकिन वो खामोश थे। अभी अचानक ग्रेगरी रूम में आ जाता है और उससे कहता है कि कल सुबह हम कहीं घूमने चलेंगे और एक साथ समय बिताएंगे। लेकिन रीचल मना कर देती है, क्योंकि वो एक शो पर काम करती है, उसे नोवेल भी लिखना है, इसलिए वो बहुत बिजी है। यह सुनकर ग्रेगरी रीचल को रिलैक्स कराने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उधर एरिस भी वेरा के पास जाता है, तो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन दोनों अपने दिल में दबे इस बात में खोए हुए थे। रीचल को ग्रेगरी की बाहों में भी एरिस की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तो एरिस भी वेरा में कहीं रीचल को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही सच्चाई की हवा दिल पर लगी, तब समझ आया कि यह सिर्फ दिलों का एहसास था। अगली शाम ग्रेगरी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी अरेंज करता है, जहां उनके सारे दोस्त, रीचल की बेस्ट फ्रेंड डेनिला भी आती है। लेकिन ग्रेगरी ने रीचल को बताए बगैर एरिस और वेरा को भी इनवाइट कर दिया था। रीचल जब दरवाजा खोलकर उन्हें देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ग्रेगरी ने उन्हें इसलिए बुलाया ताकि रीचल अपनी पुरानी यादों से बाहर आ सके, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। उनके अंदर जाने के बाद रीचल ग्रेगरी से गुस्सा करने लगती है। उससे कहती है कि इन्हें बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, लेकिन ग्रेगरी उसे फिर से समझाकर अंदर ले जाता है। इसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं और रीचल को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। अभी ग्रेगरी की बहन एना वहाँ से चुपचाप उठकर रीचल के कमरे में जाती है और देखती है कि रीचल ने अभी भी एरिस और उसकी तस्वीरें संभाल कर रखी हुई हैं। दरअसल एना योशी को बहुत चाहती थी और उसने अब तक उसकी दी हुई अंगूठी पहनी हुई है, और वो आज भी योशी की मौत का जिम्मेदार रीचल को ही मानती है। डिनर करने के बाद सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जहाँ वेरा एरिस को एक नए घर की चाबी देती है, जहाँ दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं।
ग्रेगरी रीचल को की पसंद की एक किताब देता है, लेकिन रीचल बार बार वेरा और एरिस को देखे ही जा रही थी। इसके बाद सब लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस दौरान डांस करते हुए रीचल और एरिस एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके जज्बात फिर से जिंदा हो रहे हों। वहीं ऐना काफी उदास लग रही थी, तो ग्रेगरी उसे जाकर समझाता है कि तुम्हें योशी की यादों से बाहर आकर अब आगे बढ़ना होगा। उस रात योशी तुमसे ही मिलने के लिए लाइट हाउस जा रहा था और उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। इसमें रीचल का कोई दोष नहीं, पर ऐना ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अब पार्टी खत्म होने के बाद रीचल को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है और ग्रेगरी उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन जाते जाते जब उसकी नजर रीचल के लैपटॉप पर पड़ती है, इसमें नोवेल के कुछ पेजेस लिखे हुए थे। इसमें एरिस के लौट आने की बात और वो सारे एहसास जो रीचल ने अपने दिल में दबाए हुए थे अपनी जुबान पर नहीं ला रही थी, वो सब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर उसे एहसास हो जाता है कि रीचल का दिल अब भी एरिस के लिए धड़क रहा है और वो आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ एरिस अपनी गर्लफ्रेंड वेरा की बातें सुन रहा था, जहाँ वेरा उससे छुपकर अपने एक्स के साथ बातें कर रही होती है, तो उससे मिलने का प्लान बना रही थी। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ ग्रेगरी और रीचल स्केटिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान ग्रेगरी रीचल से कहता है कि तुमने नॉवेल अब तक जितना लिखा है मैंने वो पढ़ लिया है। इस पर रीचल कहती है तो वो सब मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ग्रेगरी समझ जाता है कि रीचल अब भी एरिस से प्यार करती है और उसने जानबूझकर लैपटॉप ऑन रखा ताकि वो ये सब कुछ पढ़ ले। फिर वो रीचल से पूछता है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो। रीचल इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इससे ग्रेगरी और कोई सवाल किए बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का वक्त देखते हैं, फिर बहुत तेज बारिश हो रही है। रीचल अपने कमरे में बैठी हुई थी, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद वो एरिस की दी हुई उस पुरानी लॉकेट को वापस पहन लेती है जो उसने एरिस से दूर होने के बाद उतार दी थी। फिर वो डरते हुए जाकर विंडो खोल देती है। कुछ देर बाद हम एरिस को देखते हैं तो उसी विंडो से अंदर आ जाता है। उस पर रीचल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। एरिस धीरे धीरे से उसके करीब आता है। उसके गले में वो लॉकेट देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। बाहर तेज बारिश चल रही थी और अंदर तूफान चल रहा था और ये मोमेंट उनके लिए बहुत ही खास था। अब अगली सुबह एरिस पूछता है कि क्या इसके बारे में ग्रेगरी को बताओगी। इस पर रीचल कहती है कि ग्रेगरी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद एरिस अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसके पिता आर्टिमस बताते हैं तो उनकी अल्फा कंपनी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन वेरा की कंपनी ने एक डील साइन की है, इससे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिस से कहते हैं कि वेरा उसके लिए बहुत लकी है और उनके साथ रिश्ता जोड़ने से वो बहुत ज्यादा खुश हैं। एरिस फंस चुका था क्योंकि एक तरफ परिवार की खुशी तो दूसरी तरफ रीचल का प्यार वापस उसे मिल चुका था। उसके बाद रात होते ही एरिस रीचल का वाईफाई पासवर्ड फिर से हैक करने की कोशिश करता है। अभी वो देखता है रीचल में उसने लिखा है कि मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। करते ही एरिस की सारी टेंशन खत्म हो जाती है और वो वक्त बर्बाद किए बिना सीधा रीचल के पास चला जाता है। यहीं से उनका सीक्रेट रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाता है। वो सबसे छुप छुप कर मिलने लगते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। जब जहाँ मिलते हैं वहीं पर शुरू हो जाते हैं। दोनों पूरी तरह फिर से एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन शाम के समय ऐना की नजर अचानक रीचल और एरिस पर पड़ती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे रीचल पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर घर जाकर ये बात वो अपने भाई को बताती है। ग्रेगरी उसे गले लगाकर बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद अगले दिन हम आर्टिमस को देखते हैं। क्लोडिया और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नया घर खरीदता है। वो कहता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा, लेकिन क्लाउडिया इस बात से नाराज होती है कि आर्टिमस उसे अपने अमीर परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब आर्टिमस भी मजबूर था क्योंकि उसके परिवार वाले अभी भी क्लाउडिया को ठीक से नहीं अपना रहे थे। दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं तो रीचल की शॉप पर लेडी खरीदने के बहाने जाती है। उसका हालचाल पूछकर एरिस के बारे में भी पूछती है तो वो कैसा है, जिस पर रीचल कुछ खास जवाब नहीं देती। तब वो कहती है कि एरिस को इस तरह तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर बिना कुछ और कहे शॉप से निकल जाती है। टेडी को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रीचल के घर जाने के बाद एरिस एक गिफ्ट लेकर उससे मिलने के लिए आता है। अब वो रोने लगती है और उससे कहती है तो तुम हर बार की तरह आज भी सबसे छुपाकर मुझे गिफ्ट दे रहे हो। मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती। अब वक्त आ गया है कि वेरा और मुझ में से किसी एक को चुनने का। जो भी डिसीजन लोगे वो मुझे मंजूर होगा। ये कहकर वो रोने लगती है। उनके बीच एक ऐसा सिचुएशन बन चुका था जिससे वो चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे थे। इस उलझन में पड़ चुका था वो अपनी फैमिली को कैसे मनाए, क्योंकि रीचल एक गरीब परिवार की लड़की है। वहीं रीचल थोड़ी देर बाद ऐना को एक थैंक यू मैसेज भेजती है
साथ ही पब्लिशर की न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए इनवाइट भी करती है। 2 दिन बाद 31st नाइट के मौके पर एरिस और वेरा की फैमिली डिनर पार्टी पर मिलती है। बहुत खुश है, उनकी फैमिली अब एक होने वाली है, इससे उनकी कंपनी का भी बहुत फायदा होगा। लेकिन तभी आर्टिमस को कॉल आता है कि क्लोडिया हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनकर वो निकलने वाला होता है, लेकिन उसके डैड मना करने लगते हैं। ये डिनर उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल क्लोडिया एक गरीब परिवार की लड़की है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन आर्टिमस गुस्से में कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए आपसे बेहतर पिता बनूंगा। फिर अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। एरिस अब वेरा के सामने सब कुछ क्लियर कर देना चाहता है, इसलिए उसके पास जाकर कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड डिएगो को चाहती हो, और ये तुम भी जानती हो कि मैं रिचल के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर वेरा कहती है कि मेरे माँ बाप कभी भी डिएगो जैसे लड़के को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए जो हो रहा है वो होने देते हैं। तुम रिचल से मिलते रहना, मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन एरिस कहता है कि हम उनकी खुशी के लिए ऐसे नहीं जी सकते। अगर हम साथ मिलकर अपने अपने परिवार को सब सच सच बता दें तो शायद वो मान जाएं। मेरा भी इस बात पर एग्री हो जाती है, तो बात करने के लिए दोनों अंदर जाते हैं। लेकिन सबके सामने जाने के बाद मेरा डर कर कुछ नहीं कह पाती, बात बदल देती है। ये देखकर एरिस का हौसला भी टूट जाता है और फिर सॉरी कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब रिश्तों के पन्ने बुरी तरह से उलझ चुके थे। प्योर के मौके पर कोई बहुत खुश था तो कोई बहुत ज्यादा दुखी। इधर रिचल डेनिला के साथ पब्लिशर की न्यू ईयर पार्टी में पहुंचती है। अना भी वहां आकर उनसे मिलती है। इस पार्टी में सब मस्ती करते हुए डांस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रिचल अपना फोन कुछ देर के लिए एना के पास छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। लेकिन तभी उसी वक्त एरिस का मैसेज आता है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए अभी सिमेट्री के पास आकर मिलो। और ये मैसेज एना पढ़ लेती है। डिलीट करने के लिए फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एरिस और रिचल एक हों। इसीलिए रिचल का ड्रिंक में वो बेहोशी की दवा मिला देती है। नहीं, रिचल वॉशरूम से लौटकर अब एरिस का मैसेज पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और जाने से पहले वो पूरी ड्रिंक पीकर उसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दवाई का असर बहुत जल्दी हो जाता है। बाहर निकलते ही वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर एरिस बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। इस बीच वेरा का मैसेज आता है, मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया, इसलिए वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हो सके तो एयरपोर्ट पर मिलने आ जाना, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन एरिस कुछ भी बिना सुने वहाँ पर रिचल का इंतजार करता है और वो नहीं आती। अब उसे लगता है कि रिचल कभी भी नहीं आएगी, इसलिए सुबह होते ही जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला होता है तभी रिचल की माँ से उसकी मुलाकात होती है। बताती है कि रिचल पब्लिशर की पार्टी से अभी तक घर नहीं आई। सुनकर वो कॉल लगाने की कोशिश करता है और रिचल अभी भी बेहोश पड़ी थी। और तभी फोन की आवाज सुनकर उसे थोड़ी सी होश आती है। वो कॉल उठाती है पर कुछ बोल नहीं पाती। इससे एरिस समझ जाता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन लोकेशन ट्रैक करके उसकी तरफ निकल पड़ता है। वहीं रिचल जैसे तैसे उठती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच एरिस भी वहां पहुंच जाता है। रिचल को देखकर उसे आवाज देने लगता है, लेकिन तभी रिचल का पांव फिसलता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। देखकर एरिस बिना एक पल देरी किए जल्दी से पानी में कूद जाता है। बहुत मुश्किल से उसे ऊपर लेकर आता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। पानी में क्लोरीन की वजह से इसको भी एलर्जी होने लगती है। लेकिन हालत खराब होने से पहले रुपया देकर वो रिचल को होश में ले आता है और अब उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। तो फिर दोनों पूल के किनारे एक दूसरे से लिपटे हुए होश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एरिस की आंख खुलती है तो उसे नर्स से पता चलता है कि उसे 5 दिन बाद होश आया है। वो नर्स से रिचल के बारे में पूछता है, वो उसे कुछ नहीं बता पाती और वो वहाँ से बाहर निकलकर रिचल को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि शायद उसने रिचल को हमेशा के लिए खो दिया। बाहर निकलकर उसे क्लोडिया मिलती है। अब वो उससे भी रिचल के बारे में पूछता है कि रिचल कहाँ है। पीछे से एक आवाज आती है, तो मैं तो बस वॉशरूम गई थी। इस पलट कर रिचल को देखता है और दौड़कर उसे सीने से लगा लेता है। सब कुछ जैसे एक लम्हे में थम जाता है। वो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेरा भी अपने बॉयफ्रेंड डिएगो के साथ अपना रिश्ता सबके सामने लाकर खुलकर जीने लगी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वेरा की फैमिली उसके डैड की कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगी है। रिचल का नोवेल साल का बेस्ट सेलर बन जाता है। इस पर सब उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। सबको बताती है कितनी मुश्किलों के बाद उसने वापस अपने प्यार को पाया है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो पूरे देश भर में फेमस हो जाती है। और फिर एक दिन एना आकर उससे माफी मांगती है, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। सुनकर रिचल मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ आर्टिमस को एक बेटी हुई थी और अब उसकी फैमिली ने क्लोडिया को पूरी तरह से अपना लिया था। इसके बाद रिचल अपने नोवेल की एक कॉपी जगह पर ले जाकर रखती है जहाँ पर जोशी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके लिए एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उसी की वजह से रिचल इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाई है। तो आखिर में 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रिचल और एरिस एक साथ स्कॉटलैंड में शिफ्ट हो चुके थे। बहुत खुश थे, क्योंकि एक विंडो से शुरू हुई कि मोहब्बत की कहानी इतने उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बावजूद अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे जरूर देखें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा पार्ट बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।